अपने फील्ड का गुंडा बनना हो या अपने फील्ड का किंग, जोश के साथ होश का होना बहुत जरूरी है भाई साहब। सेल्स बढ़ाने के अग्रेशन में कर्जे के चक्कर में फंस गए भाई साहब आदिल कादरी। लोन कब लेना है, कितना लेना है, अरे किससे लेना है, किस मोमेंट पे लेना है, ये जब तक नहीं पता होता ना, आदमी कर्जे के चक्कर में फंसी जाता है। और एग्जैक्टली सेम चीज हुई है आदिल कादरी के साथ। शार्क टैंक इंडिया के सीजन में आए आदिल जी 200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन लेके, 4 जजेस ने रिजेक्ट कर दिया, एक जजेस ने साथ दिया, वो भी वैल्यूएशन आधी करके और एक टर्म्स कंडीशन जोड़ के। ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? क्योंकि ये फंसे हुए थे कर्ज के चक्करों में, और जो गलती उन्होंने की अगर कुछ समय तक कंटिन्यू रह जाती, पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो सकता था। लेकिन होपफुली अब उसमें इन्वेस्टर मिल गया है, शायद शार्क्स उन पे थोड़ा ध्यान देंगे तो उनको इस संकट से शायद उबार लेंगे। तो इस बिजनेस केस स्टडी में आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है। एक एंटरप्रेन्योर को कैसा होना चाहिए, बिजनेस को ब्रांड कैसे बनाया जाता है, और तेजी से ग्रोथ कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और EBITDA, बर्न, पैट, ROS जैसे जो शब्द इस एपिसोड में काम में लिए गए थे, आखिर उनका मतलब क्या होता है, सब बताया करे तेरा राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के शार्क टैंक सीजन 3 की पहली केस स्टडी की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं धंधे की। भैया अगले का बिजनेस क्या था? तो बिजनेस का आइडिया मुझे पसंद आया, एकदम यूनिक आइडिया था। ये अत्तर का काम करते थे जी साहब। अत्तर देखा जाए तो एक तरह से नॉन ग्लैमरस सी चीज है, छोटी छोटी शीशों में मिलता है, कोई बढ़िया डिजाइन नहीं होती, और इसका जो स्मेल होती है वो बड़ी गहरी सी तीखी सी स्मेल होती है, हर किसी आदमी को पसंद नहीं आती। नॉर्मली बुजुर्ग लोग या पुराने जो लोग हैं वो काम में लेते हैं। आज का युवा तो डिओड्रेंट लेता है भाई साहब, परफ्यूम काम में लेता है। आदिल कादरी ने क्या किया, वो जो पुराना बिजनेस था उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसी चीज को पकड़ के लेके इत्र से मिलती जुलती सुगंधे लेके आए, मॉडर्न फ्रेग्रेंस बनाई, मॉडर्न बोतलों में पेश की, और बढ़िया मार्केटिंग करके इसको बाजार में पेश किया, जो कि एक तरह से बहुत यूनिक आइडिया है। और इस आइडिया पे भैया मैं इनको पूरे नंबर देता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने यूनिक चीज की, इनको मिल गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि भैया बाजार में कोई नहीं था तो मैंने कर दिया, तो जैसा भी हूं मैं ही हूं। तो जो इनकी प्रोडक्ट की रेटिंग आती है, इन्होंने अपने मुंह से कहा मेरे प्रोडक्ट की रेटिंग है 3.8। अब देखा जाए कोई ग्रेट रेटिंग तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर है। क्यों? फर्स्ट मूवर है, यही नहीं आसपास। अब बात हो गई धंधे की, अब बात करते हैं बंदे की। तो बंदा बहुत सही था साहब। इस बंदे में मुझे 3 ऐसी क्वालिटी देखने को मिली जो मैं मानता हूं कि हर एंटरप्रेन्योर में भाई साहब होनी चाहिए। पहला, इस बंदे को अपने धंधे की पूरी समझ थी। मंथली कितने ऑर्डर जाते हैं, अब तक कितने ऑर्डर आ चुके, ऑर्डर की एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, यूनिट इकोनॉमिक्स पता थी कि भैया इसमें मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना है, मार्केटिंग कितनी है, शिपिंग कॉस्ट कितनी है, एक एक चीज अगले बंदे को पूरी नॉलेज थी। अब आप बोलोगे राहुल जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, व्यापारी को तो अपने धंधे की नॉलेज होगी ना। सबको नहीं होती लक्ष्मण। हम तो दिन रात ऐसे बिजनेस को MSME से डील करते रहते हैं। उनका फोकस किस चीज पे है, बस हमारी सेल बढ़ रही है ना, उसी चीज पे ध्यान है। प्रॉफिट कितना हुआ पता ही नहीं, खाते में जो पैसे पड़े, कहां से कैश आया कहां से गया पता ही नहीं। बिजनेस की बेसिक चीजों के बारे में मालूम नहीं है, बस रोज ऑफिस जाएंगे, रोज प्रॉब्लम को रोज सलटाएंगे, रात को वापस आ जाएंगे, रोज का रूटीन है, बस महीने की EMI निकल जाए, मजे ही मजे। तो आदिल कादरी को जिस तरह से बिजनेस की नॉलेज थी, ये तारीफ करने लायक है, ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज, बंदा विजनरी था साहब। पहली बात तो एक यूनिक सा प्रोडक्ट लेके आया, पहले साल 5 करोड़ की सेल की, उस पर खुश नहीं हुआ, फिर कहता नहीं और सेल करेंगे और सेल करेंगे, बड़ा ब्रांड बनाएंगे। 200 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आया और 100 करोड़ की वैल्यूएशन तो भाई साहब ठप्पा लगा के ऑन टीवी लेके चला गया। तीसरा, अच्छा सेल्समैन था, पिच की शुरुआत शेरो शायरी से की, और जो भी सवाल पूछे जा रहे थे उसका तुरंत जवाब दे रहा था तपाक से, और एकदम इंटेलिजेंट जवाब दे रहा था जिससे जज इंप्रेस हो रहे थे। तो अपने प्रोडक्ट की समझ है, धंधे की समझ है, नंबर की समझ है, और प्रेजेंटेशन देना आता है, माल बेचना आता है। तो ये तीनों क्वालिटियां भैया एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे राहुल जी धंधा भी ठीक है, बंदा भी ठीक है, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भैया ना रक्षक की भक्षक बन गया। इनकी मार्केटिंग ने ही इनको ऊपर किया था, और उसी चक्कर में ये अटक गए। बताता हूं कैसे। देखो, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहा बंदा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले साल 5 करोड़ की सेल की, दूसरे साल 10 करोड़ की सेल की, तीसरे साल उसको डबल कर दिया, 20 करोड़ की सेल की, और अब जो 5 करोड़ साल की सेल थी, अब 6 करोड़ महीने की सेल कर रहा है अगला आदमी, और ये साल 70-80 करोड़ पे क्लोज करेगा। तो भैया सेल्स की ग्रोथ तो जबरदस्त हो रही है, SEO का नॉलेज भी रखता है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर है, तो हर तरह से काम तो बढ़िया किया। फंसा कहां पे? फंसा उस जगह पे जहां आम व्यापारी फंसता है, फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। इन्होंने मार्केटिंग के अग्रेशन में आके, जोश में आके होश खो दिया। सेल्स के पीछे ऐसे पागल हुए, ऐसे पागल हुए, ऐसे पागल हुए, प्रॉफिट कमाना ही भूल गए। पहले साल जब 5% मार्जिन था, अगले साल 3 ही रह गया, अब जाके 1 ही रह गया, और अब तो भाई साहब अगले बर्न कर रहे हैं, जेब का पैसा लगा रहे, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, लॉस में चली गई कंपनी। तो भाई साहब ने क्या गलती की? सुनो, भाई साहब को ये समझ में आ गया कि भाई मार्केटिंग पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, कि मार्केटिंग में 1 रुपया लगा रहे हैं तो उससे 2 रुपए 3 रुपए निकल रहे हैं, तो मार्केटिंग में खूब पैसा ठोको।
और खूब पैसा ठोकेंगे तो खूब सेल आएगी। अब वो मार्केटिंग करने के लिए बिजनेस प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर रहा था, तो क्या किया, 2 करोड़ का लोन ले लिया, खत्म हो गए। क्या किया, 4 करोड़ का लोन ले लिया। अब क्या कर रहा है, उसके खत्म होने का वेट कर रहा है, प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा। तो भाई साहब एक चीज हमेशा ध्यान से सुनना, अब जो बता रहा हूं, बिजनेस एक ऐसी मशीन है जो या तो पैसा देती है या पैसा ले लेती है। ज्यादा तेजी से बढ़ने के चक्कर में, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा जो पैसा मार्केटिंग पे खर्च करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है और प्रॉफिट की तरफ नजर नहीं देखता, वो ऐसे ही कर्जे के चक्कर में पड़ जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो पैसे का बोरा लेके बैठा है, वो कह रहा भाई तू तो खूब पैसे लगा, तू तो मेरे से पैसे लेके मार्केटिंग कर, कितना ही नुकसान कर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो सेल्स बढ़ानी है, सेल्स बढ़ाने पे ध्यान दे, प्रॉफिट को भूल जा, 4-5 साल लॉस कर, फिर 5वें-6ठे साल देखेंगे प्रॉफिट होगा। तो अगर ये मेंटेलिटी है जैसे स्टार्टअप की होती है, वैसी मेंटेलिटी है तुम जोमेटो की जैसे, ओयो के जैसे, ओला की जैसे सोच रहे हो, तो फिर ठीक है। अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टर है, पैसे का बोरा है और टेंशन नहीं है, तो कर लो साहब। लेकिन तुम एक आम व्यापारी हो, जेब के पैसे से काम कर रहे हो, इन्वेस्टर तुम्हारे पास है नहीं, तो भैया फिर इतना ज्यादा नहीं उड़ने का। तो फिर क्या करने का, जब आपके पास इन्वेस्टर ना हो, जेब के पैसे से बढ़ रहे हो, तब ग्रोथ की स्पीड ज्यादा तेज नहीं करनी, उतनी तेजी से आगे बढ़ना जितनी तेजी से आपको आपका प्रॉफिट बढ़ने दे रहा है। लोन लेके 100% बढ़ने से अच्छा है अपनी जेब के पैसों से 50% बढ़ो, वो भी ठीक है। ज़ीरोधा है, मैनकाइंड फार्मा है, जोहो है, इतनी केस स्टडी कर रहा हूं, इन सब लोगों ने क्या किया, अपने ही पैसों को रीइन्वेस्ट करके बड़ा बना लिया ना यार। इन्होंने तो नहीं लिया कर्जा, ये तो नहीं पड़े इन्वेस्टर के चक्करों में। तो नॉर्मली लोन या तो ले ही मत, और अगर बाई चांस ले रहे हो तो ये नोटिस करो कि लोन पे जितना ब्याज आएगा उससे ज्यादा मैं कमा लेना चाहिए। जैसे अगर तुमने 6 करोड़ का लोन लिया और उस पर 72 लाख ब्याज दे रहे हो, तो भैया साल के कम से कम 1 करोड़ रुपए उस लोन के पैसों से कमाने हैं। और अगर तुम जो पैसे कमा रहे हो उससे ब्याज भी नहीं दे पा रहे, भूल चुकाना तो छोड़ो, भैया ऐसा कर्जा कभी मत लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। आज तक जो कमाया वो भी चला जाएगा, घर बार के गुदड़े बेचने पड़ेंगे। तो जो डेट ट्रैप है, जो कर्जे में फंस गया, इस वायरस की एक ही वैक्सीन है, प्रॉफिट। कर्जा कैसे चुकेगा, कर्जा चुकाने के लिए दोबारा कर्जा लोगे, नहीं चुकेगा। कर्जा चुकाने के लिए किसी को इन्वेस्टर ले आओगे, सामान बेच दोगे, नहीं चुकेगा। कर्जा चुका है सिर्फ प्रॉफिट से। तुम भैया प्रॉफिट कमाने पे ध्यान दो, अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल करो, अपने मार्जिन पे थोड़ा ध्यान दो और पैसा कमाओ। वो पैसा ही तुमको ब्याज चुकाने में, मूल चुकाने में, कर्जे से बाहर आने में मदद करे। और जैसा कि विनीता ने इनको कहा है कि भाई क्या 5% बर्न पे काम कर रहा है, तू भाई साहब एक काम कर, चाहे स्पीड कम कर ले लेकिन कम से कम 20% मार्जिन पे तो काम कर, तो चाहे स्पीड कम हो जाएगी लेकिन धीरे धीरे पैसा निकल जाएगा। आपको एक सूत्र दे रहा हूं, उसको कॉपी कर लेना, छाप लेना दिमाग में। ग्रोथ करने का सबसे पहला तरीका है खुद का ओन प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करो, आगे बढ़ो। स्पीड धीरे हो सकती है पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंपाउंडिंग आएगी, धीरे धीरे तुम बड़े बन जाओगे। दूसरा तरीका, आप बोलो नहीं सर मुझे तो स्पीड ही चाहिए और मेरा जेब का पैसा कम पड़ रहा है, लोन ले लूं। हाँ लोन ले लो, अगर आप उस लोन से जो पैसा कमा रहे हो उस लोन में एक क्षमता है कि ब्याज और मूल चुका दोगे, तो भैया लोन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तरीका कि सर लोन से भी पार नहीं पड़ रही, इन्वेस्टर ले लूंगा। इन्वेस्टर तब लो जब इन्वेस्टर आप पे भरोसा रखे, अगले 4 साल 5 साल आपके साथ खड़ा रहे और लॉस होने पे आपको उंगली ना करे कि भाई तू आगे बढ़, अपन बाद में कोई रीजन निकाल लेंगे, तब इन्वेस्टर का पैसा लेना है। तो आई होप आज के एपिसोड में, आज की केस स्टडी में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगला जो करना है मुझे, अगला वीडियो किस टॉपिक पे करूं, किस एपिसोड पे करूं, किस कंपनी में करूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जिस कंपनी पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे, कम से कम 2-3 हजार लाइक आएंगे, तो उस पर एक वीडियो बनाने की अपन सोचेंगे। उससे कम पे क्या मतलब है। हाँ एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जाते जाते आपको उन टर्म्स का मतलब बता जाता हूं जो कि इस एपिसोड में काम में ली गई। एक टर्म काम में ली थी इन्होंने, एसईओ का एक्सपर्ट हो गया साहब, मैं एसईओ सीख रहा हूं। एसईओ क्या है, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब कोई व्यक्ति आपको गूगल पे सर्च करे तो आप भाई साहब पहले पेज पे ऊपर ही ऊपर आते हो या 10वें पेज पे 8वें नंबर पे आते हो, ये तय करता है एसईओ। तो मान लो आपका रेस्टोरेंट है दिल्ली में और मैं टाइप करूं बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, तो तुम मुझे पहले पेज पे 3-4 लाइन में मिल जाओगे, इसका मतलब एसईओ तुम्हारा बहुत अच्छा है। और पहले पेज पे नहीं मिल रहे, दूसरे पे नहीं मिल रहे, तीसरे पे नहीं मिल रहे, मतलब भैया अभी आपने मेहनत की नहीं है। सेकंड, एक इन्होंने शब्द काम में लिया था कि जो आरओएस है वो बाकी इन्फ्लुएंसर्स अच्छी तो मेरी खुद की आ जाती है। तो आरओएस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि भैया मैं कितने रुपए खर्च कर रहा हूं उससे कितनी रिटर्न आ रही है। कि मैंने 1000 रुपए का एड चलाया, उससे 3000 रुपए आ गए, तो ये 3 की आरओएस है। एक इन्होंने कहा था कि सर मेरा भी करंट टर्न पिछले महीने का टर्नओवर 6 करोड़ था और एआरआर के हिसाब से इस साल 70-80 करोड़ करेंगे। तो एआरआर मतलब एनुअल रन रेट, कि भैया इस रन रेट के हिसाब से 6 करोड़ रुपए मेरा महीने का है, इस रन रेट से चलेंगे तो 12 महीने के 72 करोड़ आसानी से हो जाएंगे। एक इन्होंने बोला भाई आपकी एओवी क्या है, बोले मेरी एओवी 800 है। मतलब एओवी मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू,
कोई चीज मेरी 500 की जाती है, कोई चीज 1500 की जाती है। एवरेज अगर मैं निकालूं तो टोटल सेल डिवाइड बाय टोटल कितने पीस बिके, तो मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 800 रुपए आती है कि 800 रुपए के हिसाब से मैं माल बेचता हूं। इसको कहते हैं एओवी। जितनी भी फूड कंपनियां या D2C कंपनियां हैं, इनका जो वैल्यूएशन देखा जाता है, एओवी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक और चीज बोली थी कि बर्न कर रहा हूं सर, अभी तो मैं बर्न कर रहा हूं। बर्न करने का मतलब इस समय मैं जेब से पैसे लगा रहा हूं। बर्न बेसिकली टेक्निकली एक खुश होकर बोलने की टेक्निक है, टेक्निकली लॉस हो रहा है भाई साहब के, जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं। पर लॉस बोलना, पैसे लूटना बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, तो बर्न बोल के खुश फील करते हैं। एक बात आई थी, करे 3.5% जो है आपका पैट है या EBITDA है? पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब भैया सारे खर्चे कट चुके, सब कुछ ब्याज बट्टे चले गए, गवर्नमेंट भी टैक्स ले गई, अब ये पैसा तुम घर लेके जा रहे हो, उसको कहते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसने कहा भैया पैट वेट नहीं है मेरा, ये तो EBITDA है। EBITDA क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यानी भाई साहब अभी तक इसमें मैंने टैक्स नहीं दिया है, अभी तक इसमें मैंने भैया ब्याज भी नहीं दिया है, ये मेरी अर्निंग है। भाई साहब अपना EBITDA बता रहे थे, इस साल का 1% EBITDA है। अब उसमें से भाई साहब ब्याज देना है, फिर कुछ बच गया तो भाई साहब उस पर टैक्स देना है, और अभी तो डेप्रिसिएशन की कहानी अलग है। तो भाई साहब इसका मतलब बहुत पुअर कंपनी थी, लेकिन अब जिस तरह से इनकी स्पीड अच्छी थी, उसको कंट्रोल करके प्रॉफिट मार्जिन करके इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से विनीता का इन्वेस्टमेंट ठीक है। अगर ये बात जो समझ गई, जो उन्होंने स्टेज पे बोली वो समझ गई, उसको इंप्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो दिस कंपनी विल बी प्रॉफिटेबल और अगले 3-4 साल में कई गुना रिटर्न देके जा सकती है। ठीक है सर, तो आज की केस स्टडी यही होती है समाप्त। अगली केस स्टडी के लिए फिर करेंगे मुलाकात। धन्यवाद, जय हिंद।